देखो, तुम लोग का स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन बाद में पढ़ाएंगे। वेक्टर्स एंड स्केलर्स। बेसिक मैथ पढ़ लियो, जो नहीं पढ़ा हुआ है वो देख लेना, यूज होगा यहाँ से बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देखो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो नहीं तीन। 9th क्लास में दो पढ़े होंगे, यहाँ पे कैटेगरी में बांटा जाएगा। ठीक है, स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है ना जी? वीडियो वगैरह फंसता नहीं ना है? यस सर। चलो ठीक। नो। पहला है जो वेक्टर, नहीं पहले स्केलर पढ़ा देते हैं। पहला जो क्या है वो स्केलर क्वांटिटी। दूसरा जो है स्केलर क्वांटिटी, नीचे लिख देते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है वो है स्केलर क्वांटिटीज। दूसरा क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज। तीसरा है टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखो 9th क्लास में पढ़े होगे कि जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है? फिक्स्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है। फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, उसको कहते हैं स्केलर। ठीक है, जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है। फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है और फिक्स्ड डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा पढ़ा होगा 9th में, लेकिन यहाँ पर एक टर्म और जोड़ता है, एंड अवे अवे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहने का मतलब क्या हुआ? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है, ठीक है, और वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करता है, उसको वेक्टर कहेंगे। अब दिमाग में आया होगा कि वेक्टर एडिशन का अलग रूल होता है क्या? तो हाँ, बचपन से जो भी पढ़े थे जोड़ घटाव का रूल या गुना का रूल, वो किस पे लागू होता है? स्केलर पे। वेक्टर क्वांटिटी पे लागू नहीं होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पे जोड़ घटाव गुना अब सीखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। टेंसर क्वांटिटी क्या हो गया? टेंसर क्वांटिटी उसको कहेंगे जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी ना हो। ठीक है, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी ना हो और फिक्स्ड डायरेक्शन भी ना हो, उसको कहेंगे टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, इसको और डिटेल में चलेंगे हम लोग। तो यहाँ तक नोट करिए, जो भी नोट करना है, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया जी? नोट कर लिए? एक मिनट सर।
हो गया ना रे, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलो तो अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। पहला है जो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी which have fixed magnitude, but not a fixed direction, are called a scalar quantity। ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का मतलब, जैसे मान लो कि रमेश है जो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड जो है, 10 जो हो गया ये मैग्नीट्यूड है, 10 क्या है, मैग्नीट्यूड है, और नॉर्थ क्या हो गया, डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वो नंबर में जो वैल्यू होता है उसको क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन का मतलब तो समझते ही हो। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो जाता है, तो डिस्टेंस हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा, एटीसी। पहचानने का तरीका भी आगे बताएंगे, यहां तक नोट कर। पेन पेपर एकदम साथ में रखना है, उसमें कोई कोताही नहीं होना चाहिए, तभी कुछ फायदा है। हो गया छोटू। हो गया सर। चलो अब अगला देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have fixed magnitude and also a fixed direction are called वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसमें और करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए। फिक्स डायरेक्शन के बाद एंड, ये तो 9th वाला रह गया, इसमें और जुटेगा। यहाँ पे रुक जाओ, इसको थोड़ा सा और करेक्ट करने दो, यहाँ पे कॉमा दे दो, एंड नहीं। शुरू से रिपीट कर रहे हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, आल्सो ए फिक्स्ड डायरेक्शन एंड obey the law of vector addition, obey the law of vector addition are called vector quantity। ठीक है, और एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन,
फोर्स, मोमेंटम, etc, ये सब किस में आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा। नोट कर सकते हो। हो गया छोटू? यस सर। देखो आगे चलेंगे तो थर्ड है हमारा टेंसर क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have neither a fixed magnitude nor a fixed direction are called tensor quantity। ठीक है, देखो इसका एग्जाम्पल है, वो सब एग्जाम्पल देखा सुना होगा, इसका जो एग्जाम्पल है फिजिक्स में ही आगे पढ़ेंगे, रोटेशन चैप्टर है वो सब में मिलेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में ज्यादा कुछ मत पूछना, अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यहाँ लिख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब टेंसर कहलाता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये सब, जैसे पीछे जो भी लिखा है उसका नाम सुने होंगे तुम लोग, लेकिन इसका नहीं जानते होंगे। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, इसको समझाते हैं। वेक्टर स्केलर, ये तो किताबी बातें हो गई। एक मिनट सर। हो गया ना छोटू? यस सर। देखो यस सर। अब कुछ कुछ समझो। उधर लिखा है कि जो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करता है, तो वेक्टर एडिशन का रूल अलग होता है क्या? तो हाँ देखो अलग है। मान लो कि यहाँ पे 2 किलो आलू पहले से रखा हुआ था। ठीक है, बाद में और 1 किलो ऊपर से डाल दिए, 1 किलो बाद में फिर ला के डाल दिए, तो टोटल कितना हो गया? 1 + 2 3 किलो हो गया। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिए, ये जोड़ घटाव बचपन से सीखे हो, यह स्केलर पे लागू होता है। ठीक है, आलू का मास क्या हो गया? मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है? स्केलर, तो ऐसे जोड़ सकते हैं। लेकिन अब वेक्टर पे आते हैं, फोर्स। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स लग रहा था 2 न्यूटन, बाद में लगा दिए फिर 3 न्यूटन का, तो टोटल कितना हो गया? टोटल फोर्स हम कह सकते हैं 5 न्यूटन का? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? देखो वेक्टर को ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं 3 2 5, डिपेंड करेगा
मान लो कि F1 इधर 3 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अगर F2 भी इधर ही लगा है, सॉरी F2 था ना, F2 था 3 न्यूटन, F1 भी इधर ही लगा 2 न्यूटन, तो दोनों सेम डायरेक्शन में लगेगा तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 5 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन मान लो इस ऑब्जेक्ट पे 3 न्यूटन इधर से लगा रहा है और 2 न्यूटन इधर से लगा रहा है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 बराबर 1 न्यूटन। अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो घट जाएगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। और भी रूल है, मान लो कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है इधर 3 न्यूटन का और ऐसे लगा रहा है 2 न्यूटन का परपेंडिकुलर, तब क्या होगा। तो वही आगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कैसे 90 डिग्री पर लगाएंगे तब क्या होगा, ठीक है। ये सब तो तुम लोग पहले 8 में पढ़ा होगा कि सेम डायरेक्शन में रहे तो रिजल्टेंट जुट जाता है, सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जुट जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, घट जाता है। तो लेकिन मान लो ये 90 डिग्री पर हो या दो फोर्स 60 डिग्री पर हो तो कैसे निकालेंगे, वही पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि वेक्टर का एडिशन अलग होता है, ठीक है, जो कि बीच बीच में यूज हो रहा था। अब एक चीज और इसमें है, देखो 9th क्लास में हम पढ़ते थे, ठीक है। तो बुक में या टीचर जो भी पढ़ाए थे उसके अनुसार ये था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, उसको हम कहेंगे वेक्टर, ठीक है, ठीक है। ए है। अब देखो दो चीज है, एक है स्पीड, दूसरा क्या है, वेलोसिटी। स्पीड कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन ना दिया गया हो, ठीक है, तो इसको बोलेंगे स्पीड। अगर यही 3 मीटर पर सेकेंड से लिख दे नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, ठीक। अब समझो बात को, जब सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसको बोलेंगे स्पीड, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा तो उसको सॉरी क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा तो बोलेंगे स्पीड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेगा तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। देखो अब डाउट क्या आता था, ये तो किताबी बात है, डाउट क्या आता था हमको कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट का 3 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो इसमें डायरेक्शन कैसे नहीं होगा जी, डायरेक्शन तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा, नॉर्थ की तरफ जा रहा होगा, साउथ की तरफ जा रहा होगा, ईस्ट की तरफ जा रहा होगा, या वेस्ट की तरफ जा रहा होगा, या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। किधर कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। हम जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं हम। यस सर। जैसे 3 मीटर पर सेकेंड, जैसे किताब में सिर्फ लिखा रहता है कि 3 मीटर पर सेकेंड हो गया, इसमें डायरेक्शन नहीं है तो ये स्केलर हो गया। तो डायरेक्शन कैसे नहीं रहेगा, डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, कहीं किधर न किधर तो जा ही रहा होगा। 3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है तो कहाँ जाएगा वो, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऊपर नीचे, जमीन में, कहीं तो जा रहा होगा। सवाल ये उठता है। तो देखो समझो बात को, अंडर 10 का कोई भी क्वेश्चन जब तुम सोल्व करते थे तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं थी, ठीक है। अंडर 10 का कोई भी क्वेश्चन सोल्व जब तुम करते थे तो उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो वहां लिखा जाता था स्पीड। अब सोल्व करोगे तुम 11th में बहुत सारा क्वेश्चन तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्शन जब साथ में दिया रहेगा तो उसको नाम दे देगा वेलोसिटी, डायरेक्शन अब जब नहीं दिया रहेगा तो उसका नाम दे देगा स्पीड। तो सिंपल से याद रखना, अगर कोई चीज पहचानने का जरूरत हो कहीं पे, डायरेक्शन, देखो मेरा क्या कहना है, किताबी बातें नहीं, समझने वाली बात। डायरेक्शन हर चीज के पास होता है, कोई भी चीज हो, ठीक है, लेकिन कुछ को बताने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमको अब मतलब वेलोसिटी में कहीं कहीं डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी तो उसको बोल देंगे वेलोसिटी, अगर उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी तो उसको क्या बोल देंगे, स्पीड, ठीक है ना। जहां पे बताने का जरूरत नहीं, डायरेक्शन तो होगा ही, हर जगह होगा। मान लो उसको परिभाषित करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब नाम दे देते हैं क्या उसको, स्केलर। डायरेक्शन के बताने की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या नाम देते हैं, स्केलर। अगर डायरेक्शन बताना कंपलसरी हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर।
डायरेक्शन बताना कंपलसरी हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा सा समझो, डिटेल में और चलते हैं। जैसे ये क्या भेज रही है भाई प्रीति, एक मिनट। मेरी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम। सबको आ रहा है ना साउंड जी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, देखो मान लो कि बात करते हैं प्रेशर का। किसकी बात करते हैं? प्रेशर। ठीक है, प्रेशर। तो प्रेशर में जब देखेंगे, ठीक है, तो प्रेशर को देखोगे वहां स्केलर में रखे थे। प्रेशर को किस में रखे थे? स्केलर में। ठीक है, लेकिन देखो अब तुम लोग को कंफ्यूज हो जाओगे। प्रेशर में भी तो डायरेक्शन होगा। जैसे बॉटम में देखेंगे तो प्रेशर कैसे लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, पढ़ा होगा, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। ठीक है, तो अगर बॉटम में देखा जाए तो प्रेशर का डायरेक्शन इधर हो गया। इधर देखेंगे तो ऐसे लगेगा प्रेशर, इधर देखेंगे तो ऐसे लगेगा प्रेशर। समझ रहे हो? तो यहाँ प्रेशर में तो डायरेक्शन तो है, लेकिन उसको स्केलर में हम क्यों रख दिए, है ना? तो देखो, या तो ऐसे कह सकते हो कि जैसे कि कोई इंसान को हमको बताना है कि प्रेशर कितना लगा, 10 पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर बता दिए कि 10 पास्कल, तो डायरेक्शन हमको बताने की जरूरत नहीं है, उसको खुद पता है। कैसे पता है? तो यूनिवर्सल रूल हो जाता है ना कि प्रेशर हमेशा किधर लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी को बताने की हमको जरूरत नहीं है ना जी, उसको खुद पता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल रूल है। मान लो फोर्स इस सब्जेक्ट पे लगा दिए 10 न्यूटन, तो अपने से कोई आदमी नहीं पता कर सकता है कि फोर्स किधर लगेगा। ठीक है, हम बताएंगे तब ना उसको पता होगा कि हाँ हम फोर्स इधर से लगाए। ठीक है, लेकिन प्रेशर में क्या हो गया कि बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद से सब यूनिवर्सल रूल है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन है लेकिन बताने की जरूरत नहीं, या फिर डिफाइन करने के, प्रेशर को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए इसमें इसको किस में डाल दिया गया? स्केलर क्वांटिटी में डाल दिया गया। आया बात समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो, यस सर। समझ में आया? क्या क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में आया ना? जैसे यस सर। डायरेक्शन मोस्ट ऑफ द चीजों, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन होता है, लेकिन जैसे प्रेशर की बात करेंगे तो इसमें डायरेक्शन है। ये देखो इस सरफेस पे ऐसे, लेकिन ये इसको परिभाषित करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन बताने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अंडरस्टूड है, कोई खुद से भी पता कर सकता है। ठीक है, हम सिर्फ इतना कह दें कि बॉटम पे 10 पास्कल का प्रेशर लग रहा है, तो उसको पता है कि प्रेशर किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। ठीक है, तो प्रेशर को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बिना डायरेक्शन के भी ये काम कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, बुक का लैंग्वेज क्या लिखा रहता है कि जिसके पास डायरेक्शन नहीं उसको स्केलर कहेंगे। नहीं, डायरेक्शन होता है लेकिन उसको जरूरत नहीं पड़ता है डायरेक्शन का। ठीक है, डायरेक्शन की जरूरत वहां पे नहीं पड़ रही है। या फिर का ऐसा भी, दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हो कि फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब इधर देखेंगे तो कोई इस सरफेस पे देखेंगे तो इस तरफ लग रहा है। ठीक है, इधर देखेंगे तो ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कभी सोचना, कभी कोई जरूरत पड़े तो, कि वेक्टर स्केलर में कंफ्यूजन हो तो ये सोचना कैसे, सोचना ऐसे है, क्या इसको डिफाइंड करने के लिए क्या हमको डायरेक्शन बताना जरूरी है? जैसे फोर्स में कहेंगे कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसमें बताना तुमको पड़ेगा, तुमको बताना होगा। मान लो कोई क्वेश्चन ही बना रहे हैं हम, तो तुमको बताना होगा कि फोर्स इधर से लग रहा है 10। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है। कोई दिक्कत, नो कंफ्यूजन? सर। नो सर। चलो ठीक, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है?
ठीक है, सबसे ज्यादा अगर पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो मान लो ये कोई वायर है, इसमें 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो इस वायर में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2। मैग्नीट्यूड तो है इसके पास, डायरेक्शन भी है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, जिधर वायर जा रहा है इस तरफ करंट जा रहा है, हमको पता है। तो मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो क्या इसको हम वेक्टर कहेंगे? वेक्टर कहेंगे कि नहीं यस कहेंगे? सर। हाँ, कहना चाहिए। लेकिन एक चीज और बोला गया था तुम लोग को कि जो वेक्टर के एडिशन का रूल को फॉलो करेगा, जो वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो करेगा, उसको हम रखेंगे। तो इसके पास ये दोनों तो है, लेकिन तीसरा चीज मिसिंग है, वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हटा दिया गया, स्केलर में डाल दिया गया है। ठीक है, तो कोई पूछेगा करंट क्या है तो स्केलर है, वेक्टर नहीं बोलेंगे। ठीक है, मतलब एडिशन के रूल को क्यों नहीं फॉलो करता है, तो एडिशन पढ़ेंगे वेक्टर का, उस समय क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे लिख लो नोट में, नोट, इलेक्ट्रिक करंट हैज, कितना लोग इसको टेंसर क्वांटिटी लिखवा देते हैं, गूगल कर सकते हो ऐसे क्या है, एक से एक महान लोग। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड also a fixed direction, but it does not obey law of vector addition. Therefore, it is a scalar quantity. नोट किया जाए। ठीक है, हो गया ना जी? एक मिनट। Yes, sir. हो गया सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर को सूचित कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, देखो, किसी भी वेक्टर को सूचित करते हैं ऐसे तीर के निशान से। ठीक है, ऐसे सूचित करेंगे। ये जो आगे वाला पोर्शन है इसको हेड कहते हैं, हेड माने माथा, हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, सबसे पीछे वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर, टेल ऑफ वेक्टर। अब देखो, समझो कुछ कुछ चीज। मान लो कि 2 एरो दिए हैं, एक ऐसा है एक ऐसा, तो इसका एरो का जो जिधर रहता है वो डायरेक्शन बताता है। एरो जिधर है वो क्या बतला रहा है? डायरेक्शन। अब ये एरो बड़ा है मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है, डायरेक्ट ओरली बता देते हैं। इसका लेंथ कम है, तो मतलब लेंथ ऑफ एरो जो है वो इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को।
लेंथ किसको इंडिकेट करता है? मैग्नीट्यूड को। ठीक है, जो ज्यादा बड़ा है निश्चित है उसका क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो ये चीज हो गया, मतलब लेंथ ऑफ द एरो, लेंथ ऑफ द एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा चीज, कितना बच्चा बोलता है सर क्या इसको ऐसे ही दे सकते हैं? तो नहीं, ऐसे दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कैसा जरूरत है उसके अनुसार कैसे भी साइन दिया जा सकता है। ठीक, लेकिन कोई लेटर पर रहेगा तो हमेशा ऐसे होगा, जैसे लिखेंगे वेक्टर ए तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर बी तो ऐसे लिखेंगे, वेक्टर सी ऐसे नहीं लिख देना है, ये गलत हो जाएगा, वेक्टर सी ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो किसी भी लेटर पर लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आगे ये सब बताते चलेंगे। उसके बाद एक जानकारी और, जैसे मान लो कि ऐसे लिखा हुआ है, कभी कभी वेक्टर का साइन भी नहीं दिया रहता है। सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, आर ऐसे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो वेक्टर ए और बी को लिखने का दो तरीका है, या तो ऐसे तीर का निशान दे देंगे, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी तुम कोई बुक खोलोगे तो उसमें ऐसे रहेगा, तीर का निशान नहीं रहेगा, तीर का निशान नहीं रहेगा, उसके बदले में क्या रहेगा? ये वेक्टर को बोल्ड कर देगा, ये जो लेटर है ना, ये सब की तुलना में इससे थोड़ा ज्यादा बोल्ड कर देगा, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये ज्यादा बोल्ड नजर आएगा तुमको बुक में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो वेक्टर तो कभी कभी लेटर को भी बोल्ड करके दिखा देता है। इसको भी क्या पढ़ेंगे? सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, अगल बगल वाला जो भी लेटर रहेगा उससे थोड़ा गाढ़ा रहेगा। ठीक है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर। आया बात समझ में? तो ये वाला नोट करो, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ऊपर जो लिख रहे थे ये सब तो ऐसे ही डायरेक्ट याद रह जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, चाहे एग्जाम में आने वाला भी नहीं है। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर। चलो, तो ये हो गया वेक्टर का कुछ इंट्रोडक्शन। अब पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कितना टाइप होता है, तो एक एक करके उसको भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला इक्वल वेक्टर। देखो, कोई भी वेक्टर जाना जाता है दो चीज के लिए, पहला तो मैग्नीट्यूड, पहला क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। ठीक है, दूसरा क्या बोला जाता है? डायरेक्शन, डायरेक्शन या डायरेक्शन जो कहो, डायरेक्शन बोला जाता है कभी कभी। ऐसा बोला जाता है, लोग कहते हैं कि डायरेक्शन बोलना चाहिए। जो भी हो, बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इंसान को समझ में आना चाहिए, साइंस समझने का चीज है, बोलने का चीज नहीं है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर, वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। अब सपोज क्या है कि दो दो वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर ए, मान लो कि कोई वेक्टर ए है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। इधर ले लिए वेक्टर बी, ए भी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की ओर। ठीक है, अब गौर से देखो, क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या दोनों वेक्टर का यस सर। मैग्नीट्यूड सेम है? हाँ, दोनों का 10 मीटर पर सेकेंड, इसका भी 10, इसका भी 10। क्या डायरेक्शन सेम है? हाँ, तो डायरेक्शन भी सेम है। तो हम कह यस सकते हैं सर। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो दोज वेक्टर्स, पहले डिफिनीशन लिख लेना, उसके बाद ये जो है ना एग्जाम्पल करके लिख लेना, ऐसे लिख लेना इसको एग्जाम्पल में। पहले ये लिखो डिफिनीशन, दोज वेक्टर्स which have
इक्वल मैग्नीट्यूड ने कुछ गलत लगता है, इफ टू वेक्टर्स करो, इफ टू वेक्टर्स हैव which ne if two vectors have equal magnitude and direction then they are called equal vectors। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख दो, उसके बाद एग्जांपल में ये लिख लेना, ये फिगर लिख लेना, ठीक है ना, नोट करो। हो गया छोटू? नो सर। सर हो गया। चलो ठीक है, देखो अब क्या है कि इससे कुछ कंक्लूजन निकलता है, जो एग्जांपल है उससे कुछ कंक्लूजन निकलता, ठीक है। गाड़ी का आवाज जा रहा है तुम लोग के पास रे? यस सर। यस सर। आ गया आदमी। देखो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि किसी भी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। जब ये दोनों वेक्टर सेम ही है तो क्या मतलब इसका हुआ कि अगर यहाँ से उठा के यहाँ भी कर दें, यहाँ से उठा के यहाँ कर दें, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि कोई वेक्टर ऐसे है, ठीक है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करते जाइए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जब वेक्टर ये दोनों बराबर ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे लिखो कंक्लूजन, लिख के डैश दो। बी कैन शिफ्ट ए वेक्टर इन पैरेलल डायरेक्शन। ठीक है, अरे अब फ्री का मोबाइल हो गया, अब घर के नीचे टीटा क्या करता रहता है, कॉल लगाना चाहिए आदमी को। फोन लगाइए घर में। सर ये लास्ट में क्या लिखे हैं पैरेलल के बाद? पैरेलल डायरेक्शन, बी कैन शिफ्ट ए वेक्टर इन पैरेलल डायरेक्शन। हो गया ना जी? यस सर। यस सर। चलो एक एग्जांपल और इसमें लिखो और एक कंक्लूजन और होगा। अगला एग्जांपल ये है, मान लो कि ये कोई वेक्टर ए है, ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी नॉर्थ, इसके जस्ट बिहाइंड है दूसरा वेक्टर बी, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, इसके जस्ट बिहाइंड है वेक्टर सी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी नॉर्थ। तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इससे क्या कंक्लूजन निकला
इससे क्या कंक्लूजन निकला? किसी भी वेक्टर को हम आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंक्लूजन तुमको न्यूमेरिकल में काम देगा। लिखो, बी कैन शिफ्ट ए वेक्टर in forward direction or in backward direction ठीक है। हम लोग किसी वेक्टर को फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट कर सकते हैं, इससे कंक्लूजन निकला। नोट करो और यहाँ तक रहने दो, बाकी कल शुरू करते हैं। ऑनलाइन में 45 मिनट का सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। हो गया छोटू? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर एंड बाय सर। थैंक यू।